गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे बेटा आप सब लोग? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। आइए, आपका वेलकम है एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है, अभी आपका होने वाला है। ठीक है, इन केस अगर आपने पहले वाली वीडियोस मैक्रो इकोनॉमिक्स के नहीं देखे हैं बेटा, तो उनको मैं आपको लिंक आई बटन में दे रहा हूं। पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर इस वाले वीडियो को देखने के लिए आओ। पहले वो वाला वीडियो समझ आएगा, तभी ये वाला वीडियो समझ आएगा। ठीक है, इन केस आप देख चुके हो तो यू आर मोस्ट वेलकम है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ये टॉपिक आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने एक डिस्कशन किया था, उस वीडियो को ध्यान देना। अगर तुम्हें याद होगा या तुमने वो वीडियो पढ़ा होगा, तो उस वीडियो में हम लोग मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बीइंग प्रिवेल्ड बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोगों को उसी टॉपिक को आगे देखना है कि मैक्रो और मैक्रो के बीच के डिफरेंस में मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बताए थे। मैंने उस दिन बोला था कि एक मेथड ऑफ स्टडी का पॉइंट है, जो कि पॉइंट मैं आपके साथ में सेपरेटली डिस्कस करूंगा। मेथड ऑफ स्टडी का पॉइंट, जिसके अंदर की मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमें दो पार्ट डिस्कस करना है, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है और दूसरा जनरल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। तो आज हमारे वीडियो का क्या मोटो है, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि आज हमारी क्लासेस क्या क्या चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो इस पॉइंट को देखा हम लोग खत्म करेंगे, जो डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में बाकी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, उसके बाद और हमने मेथड्स पढ़े थे, एग्जांपल्स पढ़े थे, वो सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और फिर आज ये लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करके उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द होल सिनेरियो ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ, उसके पहले कौन सी थ्योरी चलती थी इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लासिकल थ्योरी क्या होती थी, केनेजियन थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में आई। जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ, तो वो इवोल्यूशन हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं अभी। तो उसको आप लोगों को देखना है और बहुत गौर से इस चीज को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इस पॉइंट से आगे आप क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो कि समझिए कि ये मैक्रो का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको कि आपको समझ के चलना है, तभी आपको बाकी चैप्टर्स में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग उस चीज को करते हैं। 2 मिनट में पहले आप ये जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझाने के लिए आपको समझाते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ जी बेटा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से देखिएगा, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पे जब हम लोग बात करते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पे जब वर्क करते हैं, तो हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कराते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करने का मतलब हुआ कि क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि वो एक जनरल थ्योरी नहीं है, वो एक स्पेसिफिक थ्योरी है। स्पेसिफिक थ्योरी का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक थ्योरी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं करते, बल्कि हम लोग इंडिविजुअल सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो जब इंडिविजुअल सेगमेंट्स की बात करते हैं, और पिछला वीडियो याद कीजिए जब हमने अजम्पशंस की बात करी थी, तो हमने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस अलग होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस अलग होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम अजम्पशन लेते हैं और इंडिविजुअल थ्योरी की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम भी ना हम इंडिविजुअल मार्केट में, इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल सेक्टर में तलाशते हैं। जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जब एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्टर में या सेगमेंट में इक्विलिब्रियम तलाशते हैं, तो इसको हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल नहीं बोल सकते, हमें इसे क्या बोलना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेथड ऑफ स्टडी क्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम आपको बना करके दिखाया है। पहला यहाँ मैंने बोला डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, जिसको हमने कांस्टेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी बोला कि अगर डिमांड और सप्लाई ऑफ कमोडिटी बराबर होगी तो कांस्टेंट प्राइसेस होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम। तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को यहाँ पे देखा, स्टडी किया, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि एक मार्केट अगर इक्विलिब्रियम में है तो बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं
नहीं होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। एंड ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज अ ceteris paribus prevailing in the market, ceteris paribus का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर इक्विलिब्रियम्स, अदर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो अदर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनको हमने कांस्टेंट मान लिया और तब जाकर के पार्शियल इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करा पाते हैं, किसी भी इकोनॉमी में इंक्लूड करा पाते हैं। ठीक, किसी भी इकोनॉमी में पार्शियल इक्विलिब्रियम के लिए हम बाकी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, उनको कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आपका इक्विलिब्रियम इन कमोडिटी मार्केट हो गया, दूसरा डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। ये हमने बोला कि अगर ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहां डिमांड और सप्लाई हमारे वेजेस मार्केट या लेबर मार्केट में, इसको मैं कहा क्या बोल सकता हूं, ये इक्विलिब्रियम है किस चीज का, लेबर मार्केट का। ठीक है, तो अगर यहाँ हम लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली सिर्फ लेबर मार्केट को देख रहे हैं, तो डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो कांस्टेंट वेज रेट आएगा, मतलब यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल सिर्फ लेबर मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मार्केट का जब हम इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम तलाशते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होता है, बिकॉज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स पे काम कर रहे होते हैं, और उस केस में जो इक्विलिब्रियम आता है उस इक्विलिब्रियम को हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, आइए तो अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर आए तो पार्शियल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, बिकॉज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल पे बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट पे। मतलब हम लोग पूरे मार्केट की इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल और इकोनॉमिक कंपोनेंट जो होता है, वो इकोनॉमिक वेरिएबल और कंपोनेंट यहाँ बदल जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग इंडिविजुअल या पार्शियल इक्विलिब्रियम पे बात नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को बात करना पड़ेगा रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट इन एन इकोनॉमी, देयर इज इक्विलिब्रियम एट ऑल लेवल्स। ठीक है, हमने बोला कि इकोनॉमिक जितने भी वेरिएबल्स हैं और जितने भी फैक्टर्स हैं, सबका कंबाइंड इक्विलिब्रियम जो होता है उस लेवल को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहां पे टोटल इनकम, टोटल आउटपुट एंड टोटल एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, वेदर इट इज हाउसहोल्ड, वेदर इट इज फर्म, ठीक है, वेदर इट इज गवर्नमेंट, और कोई भी सेक्टर हो इकोनॉमी के अंदर जितने सेक्टर वर्क कर रहे हैं, सारे सेक्टर का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब कांस्टेंट हो जाता है, ऑल द सेक्टर्स, बिकॉज यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, मैक्रो का मतलब ही होता है कि पूरे टोटल एग्रीगेट कंपोनेंट की बात हो रही है। तो हियर द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, मींस ऑल द सेक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्विंग इन दैट इकोनॉमी, व्हिच आर प्रोड्यूसिंग, आइदर प्रोड्यूसिंग इन दैट इकोनॉमी, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट इकोनॉमी, और whether they are consuming in that economy. Here when we are talking about the gender equilibrium price level, here aggregate demand is equals to aggregate supply, and this is the situation where we are finding the equilibrium in the market. And when equilibrium is found out under this system, it is not considered as an individual equilibrium or partial equilibrium, it is considered as a general equilibrium level in which all the concerned economic variables in the market are considered for the economic इक्विलिब्रियम। होप सो आपको जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एंड इट इज द मेथड फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल। नाउ हमारा वो जो प्रीवियस वीडियो का डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का चर्चा हो रहा था, वो पूरा कंप्लीट हो गया है, बिकॉज उसमें ये एक पोर्शन बचा हुआ था। स्पेसिफिकली बाकी 8 और 9 पॉइंट्स हम लोगों ने वहां देख लिए थे। इन केस अगर आपने वो सारे पॉइंट्स नहीं कलेक्ट किए तो एक बार उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर करके अपने पास में लिख लीजिएगा। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के ऊपर बात करी थी, एंड मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इंडिविजुअल सेविंग्स। ठीक है, वेदर इंडिविजुअल सेविंग्स इज अ वर्च्यू और अ वाइस। तो एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन का था, मैं चाह रहा हूं कि उस चीज को भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं। तो मैक्रो और माइक्रो पैराडॉक्स के ऊपर वेदर सेविंग्स इज अ वर्च्यू और अ वाइस का डिस्कशन हम लोगों को करना है, तो उस पॉइंट को हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को कभी वो पॉइंट अगर लिखने के लिए आ जाए तो वो हम लोग लिखें। देखिए बेटा, समझिए क्या होता है। हमने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इट इज वेरी गुड दैट अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल सेव्स फॉर द फ्यूचर, बट
under the macroeconomic concept this becomes a vice, ठीक है, it is not a virtue for the economy, it becomes a vice. You can say boon और कर्ज की जैसे बात होती है, that is the same thing, virtue and vice, ठीक है. So it is a curse for the economy that if the savings have been initiated in the macroeconomic scenario and the savings are more in the macroeconomic scenario, it is not a good situation for the economy, because whenever there is a more saving by an individual in an economy and all the individuals combining the economy are saving more, it means that they are just cutting out from their disposable income, they are cutting out a portion from their disposable income, and that disposable income is the income which is to be consumed by that individual. And in case when the savings portion is rising, then the consumable portion or the consumption expenditure of each and every individual in an economy is going to slow down, means consumer का consumption कम होगा. And in case when the consumption of a individual is going down in an economy and all the individuals are consuming less in an economy, then a situation prevails where there is a low aggregate demand. एक शब्द आता है low aggregate demand. What is this low aggregate demand? Because aggregate demand is what? It is the demand of all the sectors of an economy, and when there is less consumption in an economy, then obviously the low aggregate demand will follow in an economy. And when the aggregate demand is less, it means that people are demanding less in an economy. It leads to lesser investment in the farm sector, lesser investment in the production, and the production goes down and the GDP goes down. So it is a situation where if there is an increase in savings, which is good point at the microeconomic level, it is nevertheless good at the point of macroeconomic scenario, because more savings lead to lesser investment, and lesser investment reduces the aggregate demand and the GDP and the production and employment in every scenario which is connected to it. Because if there is less aggregate demand, the production sector, the producing sector will produce less, the investment will be less, the employment generation will be less, the production of goods and services will be less, and in that case the GDP will fall down in an economy. Thus a thing which is a virtue in a particular segment of a study is a vice in another segment of a study. Saving is a boon for under microeconomics, but when it comes to the macroeconomics and the economic scenario of total economy as a whole, then it becomes a curse for the economy. So there should be a balance between consumption and savings. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इस चैप्टर से राइज हो रहा था, मैंने इस पे डिस्कशन कर दिया है. होप सो अब आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए कैपेबल हो गए होंगे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ था. इसके अलावा इस चैप्टर को एंड अप करने के बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ लिस्ट कर दूंगा, और लिस्ट करने के बाद उनमें से अगर किसी पे डिस्कशन की जरूरत होगी तो वो मैं अपने से डिस्कस भी कर दूंगा आपके साथ में. आइए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो it has arrived in the economy in the world, and what is the time period. तो हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे from a time period in the world, from that is 1928 when there was a great depression. That is basically, to be very specific, it was the year 1929, but the indications had been started in the year 1928 only. So we are discussing a period from 1928 till 1933, and we are just going to have that discussion on how the macroeconomics as a separate branch of economics had been evolved there due to the Great Depression scenario. So the next topic which we are going to discuss is the Great Depression and the evolution of macroeconomics as a separate branch of economics. तो आप ये वाली चीजें अगर नहीं लिखी हैं आपने तो इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट हम उस डिस्कशन को लेके आगे बढ़ते हैं. हाँ जी बेटा. Now the most important discussion, the emergence of you can say the macroeconomic as a scenario as a separate branch of the study of economics. We have to study this point. This is very important. You have to give your full concentration over this point. And the period has been divided into 3 different segments as you may have this discussion over here. Yeah, hope you have noted the thing. Please pause the video and note it if you have not noted the thing. Yeah, as you see, I have just divided this into 3 different segments, and we are going to study these 3 different periods
in connection with each other. So first of all, for the emergence, to study the emergence of macroeconomics, the thing which is very much important is that we have to study the Great Depression period, the period before the Great Depression and after the Great Depression, when the classical economic theory was not in prevalence and it was failed rather. Then there was a development of Keynesian theory. We have to discuss these three separately. First of all, what is the classical economic theory? Then what is the Great Depression and why during the Great Depression the classical economic theory fails? And when the classical economic theory fails, there is the origination of J.M. Keynes Keynesian economic theory that we have to discuss. So first of all बेटा हम लोग देखते हैं कि what is this pre 1929? Pre 1929 मतलब कि ग्रेट डिप्रेशन में यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज जो उस टाइम के डेवलप्ड कंट्रीज थी और कैपिटलिस्टिक और फ्री इकोनॉमिक कंट्रीज थी, फ्री इकोनॉमी थी, जहाँ पे गवर्नमेंट आपका इंटरवेंशन बहुत कम था, जहाँ पे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ये तय करते थे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम किस हिसाब से आएगा। तो उस टाइम में हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी चलती थी। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर क्या होता था? तो बेटा क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी के जो मेन थ्योरिस्ट थे, जैसे हिक्स हो गए, सैमुअल्सन हो गए, रॉबिन्स हो गए, तो इन लोगों का ये मानना था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को एग्रीगेट कहीं से कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बनता कैसे है? तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की स्टडी से ही बनता है। उनका मानना ये था, दे आर ऑफ दैट नोशन, इफ दैट इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन इन द इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम इज इन द मार्केट, देन दैट इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम व्हेन समड अप विल गिव यू द मार्केट इक्विलिब्रियम, और यू कैन से द एग्रीगेट इक्विलिब्रियम। इन दैट केस इट इज वेरी मच एविडेंट दैट इफ द इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इन दैट केस वी डोंट हैव टू डेवलप अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ होल, because if individuals are attaining the equilibrium, then only the economy as a whole will attain the equilibrium. That was the concept in the classical economic theory. And full employment equilibrium level is a level which is automatically generated. Full employment equilibrium level एक ऐसा लेवल है जहां पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और मार्केट का डिमांड सप्लाई खुद ही एक दूसरे को रिजनरेट कर लेगा, और अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन खुद से क्या हो जाएगा, खुद से अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे 1929 की थ्योरी के पहले, वो क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स था, दो देयर वाज द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इट वाज नॉट अ सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी। वो सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी नहीं था। उन्होंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये माइक्रो का एक्सटेंशन है। ठीक है, माइक्रो को एक्सटेंड कर दिया है तो हमारा मैक्रो बन गया है। तो स्पेशली हम लोगों को कोई मैक्रो की स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो ये बोलते थे। अगला उन्होंने बोला कि इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो वर एनफ टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी। बोलते हैं कि हम लोगों के पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट इक्विलिब्रियम, उनके हेल्प से हम लोग पूरे इंडिविजुअल इकोनॉमी को देखते हुए हम लोग होल इकोनॉमी का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पे वेलफेयर हो जाएगा, इंडिविजुअल स्कार्स रिसोर्सेज का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा, तो जब अगर इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हर इंडिविजुअल अगर सेटिस्फाइड है तो सोशल वेलफेयर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और यही तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यही बात लिखी हुई है। इनका मानना था, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना था एज एवरी इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेस हिज और हर सेटिस्फैक्शन, अगर हर इंडिविजुअल अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से लिखा है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था कि अगर हर इंडिविजुअल अपने सेटिस्फैक्शन को अचीव कर लेता है तो इकोनॉमी इज व्हाट, इट इज द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल्स, और अगर हर इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है तो इट मींस दैट हमारे पास में मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा सोशल वेलफेयर का, हम लोग सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, बिकॉज यही तो हमारा कंसेप्ट है। एंड इट इंप्लाइज दैट द सोशल वेलफेयर हैज बीन अचीव्ड। ऑब्वियसली बात है, इफ ऑल द इंडिविजुअल्स आर अटेनिंग देयर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द लिमिटेड लेवल ऑफ इनकम, देन इन दैट केस दैट limited level of income of all the individuals will become the resources of the economy as a whole, and if all the individuals are satisfied, then the social welfare maximization has been achieved under the microeconomic study. So macroeconomics क्या मान के चलते थे वो, that is a separate branch, not a separate branch, it is an extension of only microeconomics. If we are dealing with the microeconomic variables at a very good and constant
rate, then macroeconomics need not to be studied over there. इनका मान के चलना था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। आगे उन्होंने क्या बोला कि अगर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रहा है तो स्कार्स रिसोर्सेज पर ऑप्टिमली यूटिलाइज, अगर हमारे पास में सोशल मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, सोशल वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, तो इसका इंप्लीकेशन ही क्या है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली और ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जा रहा है और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर गया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कोई भी अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, इकोनॉमी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और अगर यहाँ पे कोई डिसइक्विलिब्रियम होता भी है तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि मार्केट फोर्सेस के डिमांड का और सप्लाई के चेंज उसको अपने आप क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली कि अगर ऐसा होता है, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट फुल एम्प्लॉयमेंट will exist and market tends to be in equilibrium, मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं होगा, सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर को मैच कर जाएगा। और अगर ऐसा होता भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं भी अचीव होता है तो मार्केट में कुछ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस में चेंज होगा और उसके हिसाब से हमारा फुल इक्विलिब्रियम फिर से स्ट्राइक कर जाएगा। कोई भी बाहर से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब फ्री इकोनॉमी इज फ्री टू यू कैन से एडजस्ट द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट या यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैसे होगा, तो उनका मानना था कि फ्री इकोनॉमी के अंदर अगर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा और डिमांड ऑफ लेबर कम होगा, मतलब हमारे पास में इनइक्विलिब्रियम का सिचुएशन आएगा, इन दैट केस वेज रेट अपने आप चेंज हो जाएगा और सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा। वेज रेट चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा वेज रेट कम हो जाएगा एंड द सिचुएशन एग्जिस्ट। जैसे ही वेज रेट कम होगा, जो वर्कर्स थे जो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी थे, अब न्यू वेज रेट पे काम करने को रेडी नहीं होंगे और मार्केट से उतने एम्प्लॉयमेंट उतने लोग अपने आप वाइप आउट हो जाएंगे और फिर सप्लाई ऑफ लेबर डाउन होकर के डिमांड ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगा और फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। कहने का मतलब मार्केट में जो इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कराना था, इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कराने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा करके लेबर की डिमांड बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फोकस नहीं था, उनका फोकस था कि इफ अनइक्विलिब्रियम सिचुएशन एग्जिस्ट इन द मार्केट देन दैट विल शिफ्ट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द वेज रेट कन्वर्जन। वेज रेट चेंज होगा, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा और वो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देयर इज नो एनी नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर in order to increase the aggregate demand, in order to increase the production so as to increase the demand of the labor। इस साइड से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का काम नहीं होता था, उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया। तो उनका ये मानना था कि इक्विलिब्रियम स्ट्राइक्स इन एन इकोनॉमी ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड देयर इज नो नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। ये मानना किनका था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था। ये मानना और इसके हिसाब से काम 1929 तक बहुत बढ़िया से चला, लेकिन 1929 में कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स हुए और वर्ल्ड की जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज थी वहां 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब बेटा ये होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास में महंगाई नहीं है, आपके पास में सामान की कीमत नहीं मिल रही है, आपके पास में कोई डिमांड नहीं है, आपका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, आपका कोई भी मार्केट में डिमांड नहीं है, प्रोड्यूसर्स जितना बना रहे हैं उतना बिक नहीं रहा है, प्रोड्यूसर्स ने बनाना कम कर दिया है, उनका लेबर डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गया है, मार्केट में सारी चीजों का रेट डाउन हो गया है और मार्केट अब प्रोडक्शन जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सब कुछ क्या हो गया है, कम हो गया है। जब ये सिचुएशन 1929 में यूएस में, ठीक है, खास करके नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, कुछ पार्ट ऑफ फ्रांस में, जर्मनी में जब ये स्ट्राइक किया एक साथ में, ग्लोबल डिप्रेशन या इसको ग्रेट डिप्रेशन बोला गया, जो कि बहुत प्रिवेलेंट रहा 1929 से लेकर के 1935 के पीरियड में। और इस 8 इयर्स के पीरियड में, खास करके 1929 से 1933, फिर 1934 में थोड़ा रिकवर हुआ, तो इस 5 साल के पीरियड में क्या हुआ, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी थी, वो थ्योरी फेल हो गई बिकॉज
अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में मार्केट खुद से वेज रेट रिवीजन करके इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा था, और इनकी जो थ्योरी थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की वो थी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट मार्केट अपने एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ा पा रहा था, प्लांट प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिड्यूस्ड लेवल पे चला गया था, रैंपेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। और इसके लिए कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई यूएस के अंदर तो ये हालत हो गई थी कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 3% से शूट करके 25% चला गया था 5 साल के पीरियड में। मतलब मार्केट रिवाइव नहीं हो रहा था, मार्केट वाज नॉट इन पोजीशन टू रिवाइव अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एज इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द क्लासिकल थ्योरिस्ट्स। तो यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी जो थी वो पूरे तरीके से फेल हो गई। हुआ क्या भाई, तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, यूएस में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा, और क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड डाउन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर गया, और सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट राइज किया यूएस में 3% से 25% तक। उसके आगे ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट था, तो ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट था। मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, मींस ऑल दोस पर्संस, ऑल दोस वर्कफोर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट दे आर एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। मींस अगर मार्केट में, यहां देखिए क्लासिकल थ्योरी में देखिए कि मार्केट एडजस्ट करेगा वेज रेट को घटा करके, तो जो घटा हुआ वेज रेट है उस वेज रेट पे भी लेबर काम करने को तैयार है, वो मार्केट से स्विच ऑफ नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट से स्विच ऑफ करेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर कम होगा। लेकिन यहां देखिए ध्यान से, ठीक है, एग्जिस्टिंग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट व्हाट इज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, दैट पार्टिकुलर वर्कफोर्स इज रेडी टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो हियर द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन राइजेस फ्रॉम 3% टू 25%, मींस इकोनॉमी कोप अप नहीं कर पा रही थी। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का जनरेशन करना बहुत जरूरी था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट एंड द अदर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल। ठीक है, और क्या हुआ, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ, अकम्पनाइड साथ साथ में क्या हो गया, जीडीपी भी पिछले 5 सालों में 1929 से 1933 के बीच में, ये यूएस का डेटा है, जीडीपी कितना फॉल कर गई, 33% फॉल कर गई। इंपॉर्टेंट ये बात देखिए बेटा, 5 सालों में जीडीपी का 33% गिर जाना ये बताता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम में हमारा आउटपुट कितना रिड्यूस हो गया। और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट क्यों रिड्यूस हुआ, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड, मार्केट में डिमांड कम हो गई। जब डिमांड नहीं है तो प्लांट आउटपुट जो था, लोगों ने जो प्लान कर रखा था कि हम इतना बनाएंगे या इतना बनाएंगे, वो सारा क्या हो गया, वो सारा उनका प्लानिंग खत्म हो गया। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड डाउन हुई, आउटपुट डाउन हो गया, आउटपुट डाउन हो गया तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, जो लोग आउटपुट अगर करते, प्रोडक्शन करते, तभी ना हम लोग फैक्टर सर्विसेज को बुलाते कि हाँ लेबर को बुलाते, कैपिटल चाहिए होता। तो इसके लिए सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो था मार्केट में, लोअर एग्रीगेट डिमांड, लोअर आउटपुट देन लोअर एम्प्लॉयमेंट, तो भाई इनकम जनरेशन नहीं हो रहा, इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है तो फिर से क्या हो गया बेटा, जीडीपी रिड्यूस हो गई, और जीडीपी रिड्यूस हो गई, हमारे पास में प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज है नहीं, तो उससे एक पूरा सर्कल क्रिएट हो गया कि जीडीपी रिड्यूस हुई, फिर प्रोडक्शन नहीं है, फिर लोअर एडी, ठीक है, हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड कम है, और ये पूरा एक विशियस सर्कल बन गया ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में डेवलप्ड इकोनॉमीज में, और इसको रिवाइव नहीं किया जा सका। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमी अपने से इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही थी, खुद से कोई इक्विलिब्रियम स्ट्राइक नहीं हो रहा था। क्यों, बिकॉज एग्जिस्टिंग वेज रेट घटाने के बाद भी, लेबर मार्केट में होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था, डिमांड नहीं बढ़ रही थी, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रही थी, एंड देयर वाज अ सिचुएशन प्रिवेलेंट वेयर देयर वाज अ नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द बेल आउट पैकेज। ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पे बेल आउट पैकेज देने की जरूरत थी। बेल आउट पैकेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट विल इंड्यूस द फंड इन द मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट में फंड इंड्यूस करेगा, और गवर्नमेंट जब मार्केट में फंड इंड्यूस करेगा तो जाकर के कहीं एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा थ्रू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी खत्म हुई। क्लासिकल थ्योरी खत्म होने का मतलब है कि यहाँ पे वर्क नहीं, खत्म होने का मतलब ये नहीं कि बंद होगी, यहाँ पे उसने वर्क नहीं किया, और तब जाकर के केनीजियन अप्रोच मार्केट में आया, और प्रोफेसर जेम कीनीज ने एक नई थ्योरी निकाली, केनीजियन थ्योरी, जो थ्योरी कहती थी कि देयर इज
three type of equilibrium in the market: full employment equilibrium, under employment equilibrium and over employment equilibrium. ठीक है, under employment equilibrium exists in the market when aggregate demand situation is low than the aggregate supply, where the production is less, income is less and employment is less. But an over employment situation is an imaginary situation which happens in a market when the economy is producing from the level which is more than the full employment level, where aggregate demand is more as per the production capability of the economy. और उन्होंने बोला कि either it is the under employment situation or the over employment situation, both the situation requires the intervention of the government in the free economy in order to contain that situation to the free employment equilibrium. No market in an economy never can adjust to the full employment equilibrium level by adjustment in the market demand and supply forces. For that, the intervention of government is very much necessary. If it is under employment situation, then government should have to increase the aggregate demand in order to make it to the full equilibrium. And if it is over employment situation, over employment equilibrium, then government should reduce the aggregate demand by reducing the investment and the money supply in the market in order to reduce that to full equilibrium level. Means उन्होंने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना। और यहाँ ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, बेल आउट पैकेजेस अनाउंस किए गए, तो जाकर ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ, ठीक हुआ। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि जीडीपी फॉल हुआ, एग्रीगेट डिमांड फॉल हुआ, प्लांट प्रोड्यूसर्स ने जितना प्लान कर रखा था प्रोडक्शन वो फॉल हो गया, आउटपुट कट होने की वजह से प्रोडक्शन घटा, इंप्लाइड हुआ कि हमारा आउटपुट फर्दर ऑल फॉल किया, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ग्रो किया और जीडीपी और आउटपुट क्या हो गया, धीरे धीरे फॉल करने लगा। इसी सिचुएशन को हम लोगों ने फ्लो वाइज देखा कि लोअर एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, जीडीपी कम हुआ, और जीडीपी के कम होने से क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हुआ तो लोगों के पास पैसा कम हुआ, तो फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो गया और ये पूरा विशियस सर्कल चल रहा था जिसको कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम का एक पूरा मकर जाल हो गया जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के दिमाग के परे चला गया, उनकी समझ से ऊपर चला गया और यहाँ पे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अपने आप को नहीं ठीक से क्या कर पा रहे थे, इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे थे। तो हमारे पास में पोस्ट 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बाद में जेएम कीनीज की कीनेजियन थ्योरी आई, जिसको हम लोग कीनेजियन एम्प्लॉयमेंट अप्रोच बोलते हैं। कीनेजियन अप्रोच के अंदर इन्होंने सबसे पहले दो कंपोनेंट को निकाला। उन्होंने बोला कि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ में मैच कराओ, और एग्रीगेट डिमांड में उन्होंने बोला कि सारे डिमांड तो ठीक है लेकिन एक इंटरवेंशन और होना यहाँ जरूरी है, जिसका कि इंटरवेंशन उन्होंने बोला कि वो कौन सा होगा, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा क्योंकि इंडिविजुअल्स और फर्म्स के पास में अभी इतना पैसा नहीं है कि वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा करके फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे ले जा पाए, और जब तक ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं जाएगा आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट कभी भी बढ़िया नहीं होने वाला है। For that, in order to increase the aggregate demand, in order to increase the GDP situation in an economy, it is very important that the government should intervene and government should increase the expenditure through the bailout package or anything what the government feels that it is sufficient for increasing the aggregate demand, and means कि consumption expenditure increase करेगी government, और government जब consumption expenditure increase करेगी तो aggregate demand का component बढ़ेगा, aggregate demand बढ़ेगा तो plant expenditure बढ़ेगा, plant expenditure बढ़ेगा तो plant output बढ़ेगा, ठीक है। जो producing sector है वो output बढ़ाएगा, output बढ़ाएगा तो इनकम जनरेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जब फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम जनरेशन होगा, और फिर उससे जीडीपी बढ़ेगा, और तब जाके फिर से जो लोअर एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन है वो एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन और बढ़ेगा, और फिर इकोनॉमी ये जो लोअर लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप था उससे बाहर आ सकती है। तो ये कीनेजियन अप्रोच था, ठीक है। उन्होंने बोला ही डायग्नोज दैट लैक ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड का कम होना ही जो है वो कारण है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, और यहीं से उन्होंने गलती निकाली। उन्होंने बोला कि यही बात है जो इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड खुद से नहीं बढ़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए आपको कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि
हमारे पास में एक ही मेजर है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तभी अनएम्प्लॉयमेंट कर्व हो सकता है और हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं। और इस केस में उन्होंने बोला कि ही डिवाइस द मॉडल फॉर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू द फ्री इकोनॉमी टू रेज द एक्सपेंडिचर एंड हेंस ईडी। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हैज टू indulge in that scenario, and in the free economy there is a need for the government intervention, and when the government will intervene, government will adapt to the expenditure which will increase the aggregate demand, and once the aggregate demand increases in an economy, the whole circle will break down. There is an increase in aggregate demand, will increase the plant production and inventory. When there is an increase in plant production and inventory, the actual production of inventory increases, and when the actual production of the inventory increases, it will increase the employment scenario, and when the employment scenario increases, it will increase the income in the hands of the people, and thus the GDP will increase in an economy through the Keynesian approach. Thus, the main feature of difference between the classical approach and Keynesian approach was intervention of government in the free market. And from there, from the year 1935, that macroeconomics through the Keynesian approach has been designed and devised as a separate branch of economics, and it is now studied as a separate branch of economics where we are studying about the aggregate economic variables. Hope so आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। एक बिट भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक के अंदर तो आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें और मेरे से पूछ ले, क्योंकि ये टॉपिक दिस इज द बेस फॉर द स्टडी ऑफ योर यूनिट 2, दैट इज द इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम का वो जो पूरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का पूरा यूनिट है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का यूनिट है आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसके अंदर 3 डिफरेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ दैट चैप्टर एंड दिस इज द बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट जो बेटा हमारा यहाँ पे अभी आएगा वो है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दिस विल शट द फर्स्ट चैप्टर। जो आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई एम कमिंग विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी बेटा, इंट्रोडक्शन चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक को देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बोलता है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस का स्कोप मतलब कि क्या क्या चीजें हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करनी है, और सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस। वाई देयर इज इंपॉर्टेंस फॉर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के बिना हम लोग अपने इकोनॉमी को समझ सकते हैं या अपने पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं या नहीं डिजाइन कर सकते? तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्कोप देखते हैं, स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें बात करनी है। तो स्कोप जब आपको समझ में आएगा तो सिग्निफिकेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्कोप बोलता है कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, किसी भी इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम होता है, टोटल इनकम होता है, जीडीपी होता है, नेशनल नॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो नेशनल इनकम वगैरह और जो अदर रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जो उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जैसे डोमेस्टिक इनकम हो गया, फॉरेन इनकम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं? ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में, जब हम लोग पूरे इकोनॉमी एज अ होल के बारे में डिस्कस करते हैं, जब पूरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग निकाल पाते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने बोला कि जब हमने केनेजियन अप्रोच, अभी तुरंत आपको बताया कि जब हम केनेजियन अप्रोच पढ़ते हैं तो वहां पे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को पढ़ना होता है कि इकोनॉमी में कितना एग्रीगेट डिमांड होगा, कितना एग्रीगेट सप्लाई होगा, और उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जनरेशन कितना चेंज करेगा। ये भी हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का एक पार्ट है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, हम लोग 2 पॉइंट, जनरल प्राइस लेवल मतलब इकोनॉमी में क्या प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, इकोनॉमी में कितना प्राइस है, क्या इकोनॉमी में महंगाई चल रही है, क्या इकोनॉमी में महंगाई नहीं है, क्या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्राइस कट चल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ पाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ पाते हैं। क्या इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का रेट बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का रेट कम है, क्या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, क्या सभी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं या सभी चीजों का दाम घटा हुआ है, डिप्रेशन है मार्केट के अंदर, ये सब हम लोग स्टडी कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन, जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स की जो पॉलिसीज होती हैं, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया और डिफरेंट इकोनॉमीज के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके जो मनी और क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसीज हैं, एसएलआर की पॉलिसी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो और भी डिफरेंट रेशियोज जो हैं, जिससे क्रेडिट मार्केट में कितना क्रिएट किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया जाए, क्या इंटरेस्ट रेट रहे, ये सारी चीजों की स्टडी हम लोग कहां करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बोलता है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या रोल है और गवर्नमेंट उस रोल को किस तरीके से अदा करती है, गवर्नमेंट कैसे बजट प्रिपेयर करती है, क्या फिस्कल डेफिसिट होता है, क्या रेवेन्यू डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट डेफिसिट में है, गवर्नमेंट बजटरी सरप्लस में है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इनके टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं कहां से, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में इस चीज को करते हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ में, एक इकोनॉमी का दूसरे इकोनॉमी के साथ में जब इंटरेक्शन होता है तो एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज जब होता है तो एक्सचेंज के लिए हमारे पास में करेंसी चाहिए, तो एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए जो हम लोगों को रेट्स पढ़ना है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है, मार्केट कैसे एक्सचेंज रेट का काम करता है, कैसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को एक कंट्री के एक्सचेंज को दूसरे कंट्री के एक्सचेंज करेंसी को खरीद सकते हैं, इसके बारे में किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ ये स्टडी की जाती है कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का क्या बैलेंस है, एक पार्टिकुलर इकोनॉमी कितना ज्यादा मार्केट में एक्सपोर्ट कर रही है, कितना ज्यादा मार्केट से इंपोर्ट कर रही है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्कोप हो गया जो कि हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करना है। इसके अलावा जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को स्टडी करने का, वो है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में देखिए बेटा, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है, बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। हम लोग पूरे इकोनॉमी के डिफरेंट वेरिएबल्स पे, इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्रोडक्शन पे, रेवेन्यू पे, मनी पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, बजट पे, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, ठीक है, सब पे जो इंफॉर्मेशन मिल पाता है वो हमें कहां से मिल पाता है, तो थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज मिल पाता है। दैट्स व्हाई जो इकोनॉमी के जितने इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब हमें कहां से मिलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से मिलते हैं। That's why the study of macroeconomics is very important. Next बोलता है offers a roadmap to growth and development. When we are knowing about the economic variables, जब हमें पता होता है कि हमारी इकोनॉमी में किन चीजों की जरूरत है, इकोनॉमी को कहां चाहिए, क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें देनी है, कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी, क्या चीजें हैं, तो हमें एक रोड मैप मिलता है, हमें एक गाइड मिलता है कि इकोनॉमी में क्या चीजें करनी जरूरी है, क्या चीजें नहीं करनी जरूरी है, कहां गवर्नमेंट को रूल्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करने हैं, तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती है, थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हो पाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमें क्या मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, क्या फिस्कल पॉलिसी होगी, बजट किस हिसाब से डिजाइन होगा, इकोनॉमी स्टेबल कैसे होगी, ये समझने और ये जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बोलता है बीओपी स्टेटस, हमने कितना एक्सपोर्ट किया विद इन द फाइनेंशियल ईयर, कितना इंपोर्ट किया, हमारे पास में कितने फॉरेन एक्सचेंज आए, हमारी तरफ से कितने फॉरेन एक्सचेंज गए दूसरे देश को, इनका स्टेट और इनका इक्विलिब्रियम जानने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके लिए पॉवर्टी से बचने के लिए और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को दूर करने के लिए जो भी मॉडल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट जो डिफरेंट मॉडल्स बनाती है, डिफरेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाती है, इन सब चीजों के लिए भी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जाते हैं वो सारे कहां से होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से होते हैं। एंड नेक्स्ट बोलता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडेड है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का, नेशनल इनकम का, इकोनॉमी में पॉवर्टी का लेवल का, पॉपुलेशन के लेवल का, पर कैपिटा इनकम का, उसके अलावा और भी एग्रीगेट कंजम्पशन का, एक्सपेंडिचर का, या और इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी नई चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना है और पॉलिसीज बनानी है, इन सब का इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से मिलता है। तो होप सो आपको यहाँ पे ये पूरी बात समझ में आई होगी, व्हाट इज द स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन, कभी-कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर वी हैव जस्ट कंक्लूडेड, वी आर हैविंग 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो कि हम लोगों ने पढ़ा। पहला डेफिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा वो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स पढ़ा, हमने जेंडर और पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमने क्लासिकल थ्योरी एंड केनेजियन थ्योरी पढ़ा, हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। होप सो आप सारे पॉइंट को कनेक्ट कर गए होंगे, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, डू रेज द क्वेरीज टू मी, आप क्वेरीज बताइए, मैं उन क्वेरीज का रिजोल्यूशन करूंगा आपको। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था, पार्ट 2 आपके पास में अभी आएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन के बाद में जो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। पहला बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। होप सो इस पूरे डिस्कशन से आपको एनसीईआरटी का ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है, इज सेविंग इज अ वर्च्यू और अ वाइस, हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। बाकी नॉर्मल
नॉर्मल क्वेश्चन से बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या है, केनेसियन थ्योरी क्या है। होप सो वी हैव डन द डिस्कशंस। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया वो आया, व्हाट इज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, स्टार डालकर, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। एंड होप सो आप सारे आंसर्स देने के लिए आप कैपेबल है, आप आराम से ये सारे आंसर्स कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोगों का सेगमेंट होगा वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मुझे हमारे YouTube चैनल द बेसिक्स क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर में रहिए, आराम से सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।